हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास में एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ कि हम पढ़ के आ रहे हैं और कौन से चैप्टर में हैं, सो दैट कि वी कैन मूव फॉरवर्ड। एक क्विक रिवीजन लेते हैं फटाफट। हमने क्या देखा है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ कैश बुक या कैश अकाउंट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज ऑल्सो समरी ऑफ कैश बुक या कैश अकाउंट बोल सकते हो। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज ऑल्सो समरी। बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और कैश फ्लो में एक डिफरेंस होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो बेसिकली अगर मेरे को बोलना है व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इट्स अ समरी ऑफ कैश बुक which will going to state inflow and outflow of cash, which will be divided into three activity: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कौन सी एक्टिविटीज में डिवाइडेड रहेगा वो? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो तरीके हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो निकालने के दो तरीके हैं, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। मैं बता, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानने के दो तरीके हैं? कैन यू हेल्प मी विद दैट? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानने के दो तरीके हैं? यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानने के दो तरीके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानने के दो तरीके। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक ही तरीके से बनेगा: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा था कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में चीजें कैसे डिवाइड होती है कि भाई एसेट से रिलेटेड, फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आइटम है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई होगा। कैपिटल और डेथ से रिलेटेड आइटम है, कैपिटल और डेथ से रिलेटेड अगर कोई आइटम है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिवाइड क्लासीफाई होगा। कैपिटल और डेथ है तो फाइनेंसिंग है, और इन्वेस्टिंग है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग है। जिसके अंदर में हमने देखा था करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट आती है तो वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ताल्लुकात रखती है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस बताया था, बताने की कोशिश किया था। डायरेक्ट मेथड में हम कौन सी एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं? कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट? डायरेक्ट में हम डायरेक्ट उठा लेंगे ना, डायरेक्ट में हम उठा लेंगे, डायरेक्ट उठा लेंगे, यस और नो? डायरेक्ट एक्टिविटी में हम डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट वो वाले आइटम्स उठा लेंगे विच आर कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, विच आर कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो हाँ या ना? जो कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेंगे वो डायरेक्ट में जाएंगे, और जो नॉन कैश या एज वेल एज नहीं, या नॉन ऑपरेटिंग है वो इनडायरेक्ट में जाएंगे। दोनों में से कुछ भी है तो वो इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में हम डायरेक्ट उठाते हैं कि हाँ तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। इनडायरेक्ट में हम क्या बोलते हैं? भाई हटाना है, हटाने के लिए हम उल्टा जा रहे हैं। हटाना है तो हमारे लिए बेस होता है नेट प्रॉफिट। हटाना है, हटाने के लिए हमारे पास बेस होता है नेट प्रॉफिट। इसके हमने कुछ फंडेज, कुछ कैलकुलेशंस हमने देखे थे, कुछ कैलकुलेशंस हमने देखे थे लास्ट क्लास में। जैसा कि अगर हम ध्यान दें, ये देखो ये रहा। अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट मेथड में मैंने डायरेक्ट ऑपरेटिंग एंड कैश एक्टिविटीज उठा उठा के फ्लो चार्ट में लिया था। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर में हमने नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश हटाया था। कहाँ से हटाया था? इसके लिए एक बेस लिया था हमने, एक बेस यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट ली थी। स्टार्टिंग पॉइंट या बेस क्या था हमारा? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट या बेस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। स्टार्टिंग पॉइंट या बेस क्या था हमारा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हमने नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम हटानी है। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर हटाने की हम बात करें, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर हम हटाने की बात करें तो एक्सपेंसेस प्रॉफिट में क्या होने चाहिए? जवाब दो। एक्सपेंसेस प्रॉफिट से क्या होने चाहिए? ऐड या लेस? एक्सपेंसेस प्रॉफिट से क्या होने चाहिए? ऐड या लेस? जवाब दो। एक्सपेंसेस प्रॉफिट से होने चाहिए लेस। एक्सपेंसेस प्रॉफिट से होने चाहिए लेस, मगर हम जा रहे उल्टा। इनडायरेक्ट मेथड उल्टा जाता है ना। डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसा, इसमें से ये माइनस नहीं कर रहे, हम यहाँ से रिवर्स जा रहे। नेट प्रॉफिट से हम उल्टा जाने की कोशिश कर रहे। तो जा रहे उल्टा तो क्या होगा? जवाब दो। जा रहे उल्टा तो देखो, एक्सपेंसेस होने चाहिए लेस, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। इनकम्स, प्रॉफिट में से इनकम ऐड होनी चाहिए, प्रॉफिट में इनकम ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। इसलिए एक्सपेंसेस ऐड हुए और इनकम लेस हुए। याद आया क्या लॉजिक? एक्सपेंसेस ऐड हुए और इनकम लेस हुए। याद आया क्या? बोलो हाँ या ना, यस और नो। और मेरे को एक चीज बताओ, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, आंसर अलग अलग आ रहे थे कि सेम ही आया?
डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड आंसर्स अलग अलग आते हैं कि सेम ही आते? द आंसर्स आर सेम, राइट? आंसर्स आर सेम, आंसर्स आर सेम। ऐसा देख के आपको लास्ट क्लास में लगा था कि डायरेक्ट मेथड आसान है, डायरेक्ट मेथड आसानी से जम जाएगा, इजी है, मजा आएंगी वगैरह वगैरह। आज हम थोड़ा सा आपके आई ओपनर का काम करेंगे, ठीक है? आई ओपनर का काम करेंगे डायरेक्ट मेथड को ध्यान में रखते हुए। क्लास ये वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग, हम यहाँ दोनों मेथड से निकालेंगे, हम डायरेक्ट मेथड भी लगाएंगे और इनडायरेक्ट मेथड भी लगाएंगे, ठीक है? पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते, पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,20,000, एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह वगैरह पूरे खर्चे दिए हुए, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अदर प्राइमरी एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। मेरे को एक चीज बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए डेप्रिसिएशन कंसिडर होगा या नहीं होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए डेप्रिसिएशन कंसिडर होगा या नहीं होगा? हम कौन से लेंगे डायरेक्ट मेथड में? डायरेक्ट मेथड में कौन से आइटम रहेंगे जो कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग है? जैसा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश प्लस ऑपरेटिंग दोनों है, एक्सपेंसेस में मटेरियल कंज्यूम कैश प्लस ऑपरेटिंग दोनों है, एम्प्लॉय बेनिफिट कैश प्लस ऑपरेटिंग दोनों है, डिप्रिसिएशन में ये नॉन कैश है बट ऑपरेटिंग है, तो ये नॉन कैश है ना, ये क्या हो जाएगा? नॉन कैश बट ऑपरेटिंग, नॉन कैश बट ऑपरेटिंग, तो नॉन कैश है तो ये कंसिडर नहीं होगा। अदर एक्सपेंसेस कैश प्लस ऑपरेटिंग दोनों है, ठीक है? इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स है, हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, वो जो भी है। तो क्या मेरे को एक सवाल का जवाब दो, जब हम डायरेक्ट मेथड का कैलकुलेशन करेंगे तो आर वी गोइंग टू कंसिडर डिप्रिसिएशन? जब हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करेंगे तो आर वी गोइंग टू कंसिडर डिप्रिसिएशन? हाँ या ना में जवाब दो। द आंसर इज नो, बिकॉज वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। डिप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना, फिक्स एसेट्स पे लगता है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तब डिप्रिसिएशन कंसिडर होता है। करेंगे जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे ना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का, ऑफ कोर्स तब तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंसिडर होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है? बट इतना ही दिया हुआ था क्वेश्चन में कि नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है? क्वेश्चन में उतना ही देके छोड़ दिया था कि देयर आर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन? जवाब दो। सिर्फ खर्चे देके छोड़ दिए रहते तो इजी था, खर्चे देके छोड़ दिए रहते तो चीजें इजी थी, बट सिर्फ खर्चे देके नहीं छोड़े ना, नीचे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, सिर्फ खर्चे देख के छोड़ नहीं दिए उसने, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, एंड दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, हमको अलग से एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट विल हैव टू एडजस्ट सेपरेटली। अब ये होने की वजह से, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाने की वजह से ना, होता क्या है मेरे को एक चीज बताओ, ट्रेड रिसीवेबल किससे रिलेटेड है? ट्रेड रिसीवेबल मतलब हमारे डेटर्स ना, अ सिंपल यस और नो विल डू। ट्रेड रिसीवेबल यानी हमारे डेटर्स। अच्छा, डेटर्स मतलब जिनको हम माल बेचते हैं या जिनसे माल खरीदते? डेटर्स मतलब जिनको हमने माल बेचा है, राइट? इसमें दिया हुआ है ओपनिंग डेटर का बैलेंस 33,000 और क्लोजिंग डेटर का बैलेंस 36,000, तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए, क्या दिए हुए बेटा, एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो, क्या दिया है इस क्वेश्चन में? ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ओपनिंग डेटर दिया हुआ है 33,000, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है 36,000, तो इससे सर फर्क क्या पड़ेगा? इससे सर फर्क क्या ही पड़ जाएगा जीवन में, क्या ही फर्क पड़ता है इससे? बेटा आपको नहीं लगता अगर ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स अलग 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 दिए हुए 33 और 36, तो आपको नहीं लगता ये जो है डेटर्स से हम माल क्रेडिट पे भी खरीद रहे, सॉरी डेटर्स को हम माल क्रेडिट पे भी बेच रहे? क्या हमने पूरा का पूरा माल कैश में बेचा है कि कुछ माल कैश में और कुछ माल क्रेडिट में है? क्या पूरा माल कैश में है कि क्रेडिट में भी है ना? क्रेडिट में। तो क्लास आपको नहीं लगता क्या ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये 2,20,000, क्या मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ क्या ये पूरे के पूरे 2,20,000 कैश में? क्या मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ क्या पूरे के पूरे 2,20,000 कैश में, कि इसमें कुछ क्रेडिट का भी एलिमेंट हो सकता है? डोंट यू थिंक इसमें कुछ क्रेडिट का भी एलिमेंट हो सकता है? बोलो हाँ या ना। तो यदि अगर ये 2,20,000 में कुछ क्रेडिट का एलिमेंट है तो वो हमको निकालते आना चाहिए।
यदि ये 2,20,000 में कोई क्रेडिट का एलिमेंट है तो हमको वो निकालते आना चाहिए, और वो निकालेंगे कैसे वही हमको सीखना है। यदि ये 2,20,000 में कोई क्रेडिट का एलिमेंट है तो क्रेडिट का एलिमेंट हमको कैलकुलेट या निकालते आना चाहिए। वो 2,20,000 में से क्रेडिट का एलिमेंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वही हमको जानना है। सेम गोज फॉर आपको नहीं लगता ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिनसे माल खरीदते हैं हम। अगेन आपको नहीं लगता डेट ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर चेंज हो गया, मतलब जो माल हमने खरीदा है, क्या लगता है आपको पूरा का पूरा कैश में होगा कि इसमें क्रेडिट भी हो सकता है? क्या लगता है आपको पूरा का पूरा माल कैश में होगा कि क्रेडिट भी हो सकता है? हमारे को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, तो क्रेडिट वाली तो हटानी पड़ेंगी ना। हमारे को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, तो आपको नहीं लगता क्रेडिट वाली हटानी पड़ेंगी? दो तरीके, या तो क्रेडिट वाले हटा दो, या क्रेडिट वाले हटा दो, या कैश वाले निकाल लो। क्रेडिट वाले हटा दो या कैश वाले निकाल लो। तो पहले हम कैश वाले निकालने की कोशिश करेंगे। कैश वाले कैसे निकल सकते, क्रेडिट वाले हटा सकते, वो अलग मैटर है। कैश वाले कैसे निकालेंगे हम वो देखते, कैश वाले कैसे निकालेंगे हम वो देखते। क्लियर है यहां तक? हमारे को कैश पेड टू क्रेडिटर्स चाहिए और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स चाहिए। हमारे को कैश चाहिए, हमारे को क्रेडिट नहीं चाहिए, हमारे को कैश चाहिए। तो कैश एक्टिविटी कैसे निकाल सकते हो, ये कैश एक्टिविटी कैसे निकाल सकते हो, इज द टैलेंट, इज द आर्ट। और वो निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, इजीली निकलता है। बट फॉर दैट पर्पज विल हैव टू ओपन अकाउंट, फॉर दैट पर्पज विल हैव टू प्रिपेयर या विल हैव टू ओपन अकाउंट। याद करो मैंने आपको बचपन में एक चीज़ बताया था, आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को क्या दिया हुआ रहेगा, ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हमारे को ट्रेडिंग P&L यानी इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, मतलब ट्रेडिंग P&L मिला के इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। इसकी मदद से अब हमारे को कैश फ्लो निकालना है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो हमको पूरे लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, हमको पूरे लेजर अकाउंट बनाने और उससे बैलेंसिंग फिगर कैश निकालना है। हमको लेजर अकाउंट बनाना है और उससे बैलेंसिंग फिगर क्या निकालना है, कैश निकालना है। ये समझा क्या? हमको लेजर अकाउंट बनाना है और उस लेजर अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर क्या निकालना है, कैश। वो लेजर अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर क्या निकालना है, कैश। बेटा ये समझा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। कैसे होगा क्या होगा डोंट वरी, वो मुझ पे छोड़ो, मैं बताऊंगा। बट क्या करना है ये समझा क्या? इनिशियली प्राइमा फेसी करना क्या ये समझा क्या? बढ़े आगे, करे इसको सॉल्व करे, आगे बढ़ते हुए इसको सॉल्व करे। इसको सॉल्व करना इजी इजी। देखो स्टेप 1, सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लो, सारे अकाउंट ओपन कर लो, यहाँ जितने भी इंफॉर्मेशन दी हुई है सबके अकाउंट ओपन कर लो। चलो आ जाओ, ओपन करो अकाउंट। सबसे पहला है ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, बोलो हाँ या ना। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, बोलो यस और नो। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग है 33,000, ओपनिंग है 30। देखो डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं अभी हम डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। आपके दिल से आवाज आएंगी कि सर डायरेक्ट मेथड कोर्स में नहीं है, क्यों नहीं है एक बार ये भी तो समझ लो ना। मैंने लास्ट क्लास में बोला था डायरेक्ट मेथड हल्का सा डिफिकल्ट है, बट क्या हम चुनौतियों से डरने वालों में से है क्या? एक बार जान तो ले कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है। क्योंकि कल लास्ट क्लास में हमको लग रहा था अरे इतना तो आसान है, डायरेक्ट मेथड दिया क्यों नहीं, कोर्स से क्यों हटा दिया। आज हम जानेंगे कि डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में क्यों नहीं डाला। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहला आइटम है ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। ट्रेड रिसीवेबल है 33,000 और 36,000। 33,000 ओपन ऑन सेम साइड। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैलेंस है, डेबिट में ओपन कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड 36,000 क्लोजिंग साइड में, ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। जमता यहां तक, हाँ या ना? अगला क्या हो जाएगा, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का अकाउंट अलग से ओपन कर लो, ट्रेड पेएबल का अकाउंट अलग से ओपन कर लो। अगेन ट्रेड पेएबल इज अ लायबिलिटी, ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, ओपन हो जाएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोज हो जाएगा डेबिट में बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। 17,000 और 15। ये समझ रहा है क्या? मैंने सारे अकाउंट ओपन कर लिए, डायरेक्ट मेथड ये सारे अकाउंट हमने ओपन कर लिए। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का भी अकाउंट ओपन कर लो। एसेट साइड डेबिट साइड यहाँ ओपन हो जाएगा, ओपन ऑन डेबिट साइड क्लोजेज ऑन क्रेडिट साइड। क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। ओ जी यस और नो। इन्वेंट्रीज के बाद में, इन्वेंट्रीज के बाद में अगला आइटम क्या है? इन्वेंट्रीज के बाद में द नेक्स्ट आइटम इज, इन्वेंट्रीज के बाद में आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट लाइबिलिटी ओपन्स ऑन क्रेडिट साइड, क्लोजेज ऑन डेबिट साइड, 2000 और 3000, 2000 और 3000। प्रीपेड इंश्योरेंस, मेरे को बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस इज एसेट डेबिट बैलेंस? प्रीपेड इंश्योरेंस इज एसेट डेबिट बैलेंस? एक मिनट, प्रीपेड इंश्योरेंस इज एसेट डेबिट बैलेंस, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, डेबिट साइड में ओपन हो जाएगा, क्लोजेज ऑन क्रेडिट साइड, 5000 और 5500। इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग, इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग 3000 और 2000, क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स का अकाउंट अलग ओपन कर लो, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्रेडिट में ओपन होगा, क्लोज डेबिट में होगा, ओपन ऑन क्रेडिट साइड, क्लोजेज ऑन डेबिट साइड। जमता है यहां तक? हाँ या ना? यस और नो? बढ़ू आगे यहां से, बढ़ू आगे यहां से। अब एक बार आपने सारे अकाउंट ओपन कर लिए, आपने एक बार सारे अकाउंट ओपन कर लिए, तो 2 मिनट ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, एक बार अकाउंट ओपन कर लिए तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसा कि हम पहले करते थे, लेजर से फाइनल अकाउंट बनाते थे, अब हम क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट से लेजर बनाएंगे। एनपीओ में हमने भर भर के किया ना, लेजर से फाइनल अकाउंट बनाया, अब हम क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट से लेजर बनाएंगे। कैसा समझा क्या? कैसा होता था? लेजर से फाइनल अकाउंट बनाते वक्त क्या बोलते थे आप? वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट, याद है क्या? ओ जी यस और नो बोलो। वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, वहाँ डेबिट तो यहाँ, हाँ या ना? उसी तरह अब उल्टा अगर बोलना है तो यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट, जैसा देखो ना, देखो एक मिनट, इसको मिटाते हैं पूरा। जैसा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 9 लाख सेल, यहाँ क्रेडिट है तो देखो सेल अकाउंट में डेबिट हुआ होगा 9 लाख, मिला क्या? परचेजेस 6,50,000, वहां डेबिट है तो देखो परचेज क्रेडिट हुआ है। रेंट वहां डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हुआ है, बराबर है क्या? तो वही रूल लगाना है, जो यहाँ आइटम डेबिट है वो यहाँ पे क्रेडिट होंगे, जो आइटम यहाँ डेबिट है वो यहाँ क्रेडिट होंगे, जो आइटम यहाँ क्रेडिट है वो यहाँ डेबिट होंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो? तो अब मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहला आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसिडर करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,20,000 है, ये क्रेडिट साइड है ना, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। वो इनकम साइड है, ये इनकम साइड है, एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है और ये वाला एक्सपेंस साइड है। तो इनकम विल हैव क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस विल हैव डेबिट बैलेंस, बराबर है? इनकम विल हैव क्रेडिट बैलेंस एंड एक्सपेंस विल हैव डेबिट बैलेंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,20,000, यहाँ क्रेडिट, सिंपल जवाब दो फटाफट, यहाँ क्रेडिट तो हमारे लेजर में डेबिट हो जाएगा, हाँ या ना? एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नथिंग बट योर सेल ना, और जिनको माल बेचते हैं ये क्रेडिट पे बेचा है, मान लेना काय पे बेचा है माल आपने? क्रेडिट पे। कितना होगा? यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, में सेल अकाउंट अलग ओपन करूं या इट विल बी ट्रांसफर्ड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट? क्या लगता है? शैल आई ओपन अ सेपरेट अकाउंट और शुड बी ट्रांसफर्ड, शुड बी एडजस्टेड टू बिल रिसीवेबल? माल अगर क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट पे माल बेचा है तो एक बार एंट्री बोलो, मान लो ना पूरा क्रेडिट पे बेचा है, मान लो एक बार का पूरा क्रेडिट पे बेचा है, एंट्री क्या होंगी? डेटाज अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटाज अकाउंट डेबिट टू सेल, बोलो हाँ या ना? मान लो पूरा क्रेडिट पे बेचा, एक बार का मान तो लो, ताकि आपको कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर एक साथ मिल जाएगा। पूरा माल क्रेडिट पे बेचा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो ये यहाँ क्रेडिट है 2,20,000, इसको यहाँ पे डेबिट कर देना ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स अकाउंट में। समझा क्या बेटा? एक बार का मान लो पूरा क्रेडिट है, एक बार का मान लो पूरा क्रेडिट है, कैश निकलेगा अपने आप,
डायरेक्ट मेथड में यही रहता है, एक बार का हम मान लेते कि सब क्रेडिट पे, बाद में हम निकालेंगे कि कैश क्या है। एक बार मान लो सब क्रेडिट पे है। जैसा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ डेबिट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट होगा। और वैसे भी परचेज्ड है ना वो, दैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज योर परचेजेस। परचेजेस की एंट्री क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, देखो डेबिट हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दो, ये पी एंड एल से लेके आए। क्रेडिटर्स मतलब ट्रेड पेएबल, या लॉजिक लगा लो, यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट, यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट, जमेगा क्या? यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट जमेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। ओ जी हाँ या ना। मान लो डायरेक्ट मेथड का पहला स्टेप, मान लो सब क्रेडिट में, सब ले जाओ उसके रिस्पेक्टिव पर्सनल अकाउंट में डाल दो। जैसा अगला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यहाँ क्रेडिट, सॉरी यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्रेडिट कर दो 30,000। यहाँ डेबिट है ना तो वहाँ क्रेडिट। सेम डिप्रिसिएशन का तो इफेक्ट जाएगा नहीं क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड में है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग को कंसिडर, नॉन कैश को कंसिडर नहीं करेंगे। अदर एक्सपेंसेस है 8,000, इंश्योरेंस, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, ये रहा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस के क्रेडिट में जाकर लिख दो पी एंड एल के नाम से, कितना लिख दोगे? 8,000। तो मैंने क्या रिस्पेक्टिव अकाउंट बनाया कि उनके पर्सनल अकाउंट्स में डाल दिए। जैसा होता था ना पर्सनल अकाउंट से बैलेंसेस हम खर्चों में डालते थे, यहाँ खर्चों से पर्सनल में लेके आ गए, खर्चों से कहां लेके आ गए? पर्सनल में। बेटा समझा क्या? समझा क्या? सब क्रेडिट पे मान लो, सब क्रेडिट पे मान लो, ठीक है। बड़े आगे अगला है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, अगेन इनकम टैक्स पेड इज नथिंग बट ये यहाँ डेबिट हुआ है, यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, ये क्रेडिट में लिख देना पी एंड एल से लेके आया 10,000 रुपए, ये ना इनकम टैक्स पी एंड एल से लेके आया 10,000 रुपए। क्या लगता है आपको ये जो 10,000 रुपए आपका खर्चा दिख रहा है, क्या 10,000 रुपए पे हुआ होगा क्या? इसमें पिछले साल का अगले साल का कुछ हो नहीं सकता क्या? पेमेंट कम ज्यादा हो सकती है ना। हाँ खर्चा 10,000 है, इस साल का इनकम टैक्स 10,000 है, बट क्या जरूरी है कि जितना खर्चा है उतना ही पे हुआ होगा? उससे ज्यादा उससे कम भी पे हो सकता है, उससे ज्यादा उससे कम भी पे हो सकता है, निकालेंगे ना, वो सब निकालेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले अकाउंट ओपन किए, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी इसकी मदद से सारे अकाउंट ओपन कर लिए, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ था इसकी मदद से हमने डेबिट क्रेडिट बोल बोल के एडजस्ट कर लिया, डेबिट क्रेडिट बोल बोल के एडजस्ट कर लिया। जमता है यहाँ तक? यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट बोल के एडजस्ट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? बोलो यस और नो। बढ़ू आगे, शैल आई मूव फर्दर? पहला आइटम ध्यान देना, ट्रेड रिसीवेबल। एक एक करके अब सारे अकाउंट बैलेंस करना, एक एक करके सारे अकाउंट बैलेंस करना। ट्रेड रिसीवेबल को बैलेंस करो, कितना आ रहा है? कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट? ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना आ रहा है? 2,20,000 प्लस 33,000 इज 2,53,000 में से 36,000 गए, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? जवाब दो। 2,20,000 प्लस 33,000 माइनस 36,000, बैलेंसिंग फिगर आ रही है समवेयर अराउंड 2,17,000। 2,17,000 का बैलेंसिंग फिगर आएगा। लॉजिक सिंपल है, 33 और 36, 33 पूरा खत्म हो जाएगा, 33 पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 2,20,000 में से 3 गए तो 2,17,000, सिंपल कैलकुलेशन। बैलेंस बचा है 2,17,000 का, हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो विल डू। बैलेंस बचा है 2,17,000 का। अभी क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? आपका ओपनिंग डेटर का बैलेंस 33,000 था, आपने इतना माल और बेचा तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए था 2,53,000, बट आ रहा है 36,000। तो आपको क्या लगता है 2,17,000 डेटर्स का बैलेंस जो 2,17,000 से कम हो गया, ऐसे खड़े खड़े कम हो जाएगा क्या? डेटर्स का बैलेंस 2,17,000 से ऐसे खड़े खड़े कम हो जाएगा कि उनसे पैसे आ जाएंगे? क्या लगता है डेटर्स का बैलेंस 2,17,000 से ऐसे खड़े खड़े कम हो जाएगा कि उनसे पैसे आ जाएंगे? जवाब दो, हेल्प में विद दैट। डेटर्स का बैलेंस ऐसे खड़े खड़े कम होने वाला है कि उनसे पैसा आ जाएगा? जवाब दे। डोंट यू थिंक उनसे पैसा आ जाएगा? डोंट यू थिंक हमको उनसे पैसा आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। हम उनसे पैसा रिसीव कर लेंगे, हम उनसे क्या करेंगे? पैसा
रिसीव कर लेंगे, पैसा रिसीव कर लेंगे मतलब क्या होगा, जवाब दे, पैसा रिसीव कर लेंगे तो पैसा आया मतलब ये बैलेंसिंग फिगर कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और आपको मैंने बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये डेबिट कॉलम है, कैश अकाउंट डेबिट। तो आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट इज कैश रिसीव्ड, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल के नाम से 2,17,000, वहां क्रेडिट, देखो भूलना मत, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड, वहां क्रेडिट यहाँ डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड। एक और ट्राई करते, एक और ट्राई करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट को बैलेंस करो, 30,000 प्लस 2,000 माइनस 3,000, एम्प्लॉय बेनिफिट का बैलेंस समवेयर अराउंड 29,000 आना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर। क्या लगता है आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2,000 था, इस साल और 30,000 का खर्चा हो गया, इस साल और 30,000 का खर्चा हो गया, जिसमें से 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग बाकी है, 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग बाकी है। तो क्या लगता है आपको 29,000 से जो बैलेंस कम हुआ है, इस अकाउंट का बैलेंस कम हुआ है, क्या लगता है आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस कम हुआ है, ये खड़े खड़े कम हुआ होगा कि इतना पे कर दिया होगा हमने, ये जो बैलेंस है ये खड़े खड़े कम हुआ होगा कि इतना बैलेंस हमने पे कर दिया होगा, डोंट यू थिंक वी हैव पेड दैट? सिंपल, वहां डेबिट, वहां डेबिट, तो कैश फ्लो में क्या होगा, वहां डेबिट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, वहां डेबिट इफेक्ट गया ना, वहां डेबिट इफेक्ट गया है तो यहां कौन सा इफेक्ट जाएगा, जवाब दो, वहां डेबिट इफेक्ट गया है तो यहां कौन सा इफेक्ट जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट क्या नाम से जाएगा, क्रेडिट कैश पेड टू एम्प्लॉय, कैश पेड टू एम्प्लॉय या पेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 29,000। अब सर माइनस क्यों किया, अरे बेटा ये डेबिट कॉलम है, कैश फ्लो का ये डेबिट कॉलम है, और डेबिट में अगर मेरे को क्रेडिट इफेक्ट देना है तो क्या करूंगा, ऐड या लेस, जवाब दो, डेबिट में अगर मेरे को क्रेडिट इफेक्ट देना है तो क्या करूंगा, ऐड या लेस, जवाब दो, कम ऑन हरी अप फास्ट, डेबिट में अगर मेरे को क्रेडिट इफेक्ट देना है तो हम क्या करेंगे, ऐड या लेस, लेस करेंगे, पक्का श्योर, बढ़ू आगे। नेक्स्ट एक और करें, प्रीपेड इंश्योरेंस को बैलेंस करके देखो तो प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस कितना आ रहा है, 5,000 का ओपनिंग प्रीपेड था, 8,000 पे कर दी, 8,000 का खर्चा है, फिर भी 5,000 का 5,500 का प्रीपेड दिख रहा है। तो आपको नहीं लगता ये जो बैलेंसिंग फिगर है दैट वी हैव पेड इन कैश, 8,500 हमने कैश में पे किए, एक्चुअली फिजिकली कैश दे के आए हम, जो यहाँ डेबिट होगा वहां डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा, डोंट यू थिंक क्रेडिट मतलब इंश्योरेंस पेड आ जाएगा आपका 85,000, इंश्योरेंस पेड आ जाएगा आपका 85,000, बोलो यस और नो, 8,500, सॉरी 8,500, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट लेस होना है, डेबिट में क्रेडिट लेस होना है, सेम गोज फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भाई 9,000 के एक्सपेंसेस आपके आउटस्टैंडिंग, 3,000 के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे, 10,000 इस साल का खर्चा हो गया तो टोटल 13,000 पे करना है, बट स्टिल 2,000 पे करना बाकी है बोल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता आपने सिर्फ 11,000 रुपए पे किए होंगे, आपको टोटल पेमेंट 13,000 की करनी थी बट आपने पे 11,000 की है, मतलब वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, एंड इनकम टैक्स पेड क्रेडिट हैज टू बी शोन सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम टैक्स पेड हैज टू बी शोड सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये AS3 में बोला हुआ है, इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर शोन सेपरेटली, इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर शोन सेपरेटली, तो ये इनकम टैक्स पेड 11,000 रुपए, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट हमने अलग से दिखा दिया, समझा क्या बेटा, बोलो हाँ या ना, यस और नो, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, अब आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए क्लास एक सिंपल चीज बताओ मेरे को, ये जो ट्रेड पेएबल है, ये जो ट्रेड पेएबल्स है, ट्रेड पेएबल, सिंपल सिंपल एक चीज पूछ रहा हूं, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स, हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स, और इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, आपको नहीं लगता है दोनों अकाउंट रिलेटेड है,
जिनसे माल खरीदते हैं वो हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स है। जिनसे माल खरीदते हैं वो हमारे सप्लायर्स है। हमने एनपीओ में एक रूल पढ़ा था, हमने एनपीओ में एक रूल पढ़ा था, ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट, राइट? ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। याद है क्या एनपीओ का एक रूल पढ़ा था हमने? बोलो हाँ या ना, यस और नो। ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव, ऑल पर्सनल और रियल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉम, क्योंकि वो दो अलग अलग अकाउंट की इंफॉर्मेशन अलग अलग अकाउंट में है। तो आपको नहीं लगता ये इन्वेंट्री यानी स्टॉक और क्रेडिटर्स ये सेम एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और अलग अलग लिखे हुए? ये सेम एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बट अलग अलग लिखे हुए। इन दोनों अकाउंट को मर्ज करना है हमको, इन दोनों अकाउंट को मर्ज करना है। मतलब मैं ओपनिंग स्टॉक यहां ना लिखते हुए अगर मैं डायरेक्ट यहीं ओपन कर दूं तो चलेगा क्या? ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री में ना ओपन करते हुए डायरेक्ट ट्रेड पेबल में ओपन कर दूं तो चलेगा क्या? दिस इज अ रियल अकाउंट विल बी ओपन इन रिस्पेक्टिव पर्सनल अकाउंट में ओपन कर दो। सेम इसको क्लोज यहां कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक यहां ना करते हुए अगर ऊपर कर दूं तो चलेगा क्या? रादर देन हैविंग टू सेपरेट अकाउंट्स फॉर सेम आइटम, मैं अगर एक साथ ओपन कर दूं तो चलेगा? हाँ या ना में जवाब दो। रादर देन हैविंग टू सेपरेट आइटम, अगर उसकी इंफॉर्मेशन में एक साथ एक अकाउंट में लिख दूं तो चलेगा क्या? बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो इन्वेंट्री अकाउंट ओपन अलग से करने की जगह अगर मैं ट्रेड पेएबल में ओपन कर दूं तो चलेगा? दैट सेम अकाउंट इन्वेंट्री अकाउंट में अलग से ओपन करने की जगह अगर मैं देखो, या तो आप ये कर सकते थे कि भाई 1,20,000 कंज्यूम्ड है, यहाँ लिखते थे 1,20, इसको बैलेंस वैलेंस करते थे और उसका बैलेंस यहाँ ले जाते थे। तो अल्टीमेटली आप बैलेंस मर्ज ही करने वाले हो, अल्टीमेटली आप बैलेंस मर्ज ही करने वाले हो। उससे बेहतर क्या है, पहले ही दोनों को मर्ज कर दो, पहले ही दोनों को मर्ज कर दो, बाद में मर्ज करने की जगह मर्ज इट राइट नाउ। तो स्टॉक अकाउंट अलग से ओपन करने की जगह डायरेक्ट ट्रेड, जैसा डेटा से रिलेटेड आरडीडी रहता है, अगर मान लो क्वेश्चन में आरडीडी दिया रहता है या नीचे में कहीं आरडीडी का बैलेंस दिया रहता तो मैंने आरडीडी अकाउंट अलग ओपन किया रहता कि डेटाज में डाल दिया रहता? आरडीडी अकाउंट अलग अगर अलग से होता तो मैंने आरडीडी अलग ओपन किया रहता कि डेटाज में डाल दिया रहता? डोंट यू थिंक इट विल बी एडजस्टेड विद डेटास, क्योंकि आरडीडी इज रिलेटेड टू डेटास। उसी तरह स्टॉक्स आर रिलेटेड टू क्रेडिटर, सप्लायर से रिलेटेड है, तो सप्लायर का अकाउंट और स्टॉक अकाउंट अलग अलग मत बनाओ, साथ में बना लो। समझा क्या? अब ट्रेड पेएबल को बैलेंस करो, अब ट्रेड पेएबल को बैलेंस करो, क्या आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? ट्रेड पेएबल को बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर इज समवेयर अराउंड 1,27,000। अगेन वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट ये पेमेंट है, पेमेंट है तो ये हो गया आपका कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्या लिख देंगे? कैश पेड टू क्रेडिटर्स 1,27,000, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 1,27,000। वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट। समझा क्या बेटा? समझा क्या? यहाँ बोलो हाँ या ना। यस और नो? अब क्या हो जाएगा? यहां तक अगर हो गया है तो अब क्या हो जाएगा? जवाब दो, अब क्या हो जाएगा? कि भाई ये इनफ्लो है, ऊपर वाला इनफ्लो है, नीचे वाला आउटफ्लो है, हो गया ना? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। 2,17,000 माइनस 1,64,500, 2,17,000 माइनस 1,64,500, आपका बैलेंस 52,500 आता है। उसमें से 11,000 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 41,500। दैट्स योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड, प्रॉब्लम नंबर 3। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड। यानी हमने क्या किया, मैं एक बार स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। पहले हमने पूरे अकाउंट ओपन किए, सबसे पहले हमने पूरे अकाउंट ओपन किए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के डबल इफेक्ट दिए, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट, बोल बोल के डबल इफेक्ट दिए। और उसके बाद में हमने उन अकाउंट्स को बैलेंस करके यहाँ लेके आया। उन अकाउंट के जो दूसरे इफेक्ट थे वो कैश इफेक्ट थे, उसको हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में लाया, बोला हाँ दिस इज नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक सवाल पूछा गया है कि ये आइटम सीक्वेंस में लिखना जरूरी है क्या? देखो बेटा सिंपल, आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऊपर इनफ्लो नीचे आउटफ्लो ऐसा लिखना जरूरी है। हाँ, ये बराबर इसी तरह रहना चाहिए भाई, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, बिफोर टैक्स अलग, उसमें से टैक्स शुड बी एडजस्टेड सेपरेटली, देन योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश टैक्स
शुड बी शोन सेपरेटली। AS3 के हिसाब से टैक्स अलग होना चाहिए, बाकी आप ऊपर कुछ भी करो। हाँ, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होना चाहिए, बाकी आप सीक्वेंस आउटफ्लो में ऊपर नीचे कर लो, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस पहले, एम्प्लॉय बेनिफिट पहले, क्रेडिटर्स आखिरी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कैश इनफ्लो ऊपर होने चाहिए, आउटफ्लो नीचे होने चाहिए, और टैक्स अलग से आना चाहिए। ये प्रॉपर डिस्क्लोजर है उसका, ये प्रॉपर डिस्क्लोजर है उसका। जमेगा? क्या लगता है, डायरेक्ट मेथड आसान है कि थोड़ी डिफिकल्ट है? क्या लगता है, डायरेक्ट मेथड आसान है कि थोड़ा डिफिकल्ट है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता ना, पूरे लेजर अकाउंट बनाओ, पूरा रिवर्स लेके आओ, वहां से ये यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट, वहाँ डेबिट तो यहाँ, ऐसा पूरा दिमाग लगा लगा के लेके आओ, फिर इसको बैलेंस करो, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इस तरीके से ले जा के हमको उसको बैलेंस करना पड़ता। और ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन अभी पूछा मैंने आपको। इंस्टीट्यूट बोर्ड का बोलना है कि यार डायरेक्ट मेथड बच्चों के ऊपर से जाएंगी, एक काम कर कोर्स से हटा दे, इनडायरेक्ट ही पूछ, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड आपको पूछ रहे हैं। डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन जितना दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन मात्र दिया हुआ है, क्वेश्चंस नहीं आते। उनने इंस्टीट्यूट ने सीधा बोल दिया कि डायरेक्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम इनडायरेक्ट पे पूछेंगे। बट यू शुड नो, अभी डायरेक्ट का लॉजिक समझ में आया ना आपको? डायरेक्ट का लॉजिक समझ में आया ना? बोलो हाँ या ना। डायरेक्ट का लॉजिक समझा कैसे बनता है? इनडायरेक्ट समझने में आसानी जाएंगी, अब इनडायरेक्ट समझने में आसानी जाएंगी। अगर लॉजिक समझाए कैसा बनता है तो इनडायरेक्ट समझने में आसानी जाएंगी। देखो सही तरीका क्या है, कैश बुक दो, मैं लेजर बना के फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। सही तरीका क्या है, आप कैश बुक दो, मैं लेजर बना के फाइनल अकाउंट बनाऊंगा, ये सही तरीका है। बट अभी हमने क्या किया, हमने फाइनल अकाउंट से लेजर बना के कैश बुक बना, रिवर्स आए ना हम। फाइनल अकाउंट से लेजर बना के कैश बुक बनाए, हम रिवर्स आए, हम रिवर्स आए। दैट्स डायरेक्ट मेथड, दैट्स डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कैसे बनेगा, क्या बनेगा मैं बताऊंगा, बट आज नहीं, आज के लिए इतना डाइजेस्ट करो। डायरेक्ट मेथड क्या है, एक बार ट्राई करो घर पे जाके, इसको थोड़ा सा समझो, ताकि जब मैं इनडायरेक्ट मेथड कल इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ना डायरेक्ट मेथड का भी एक शॉर्टकट बताऊंगा, कल बताऊंगा मैं डायरेक्ट मेथड का एक शॉर्टकट क्या है। इसको लिख लिया है? जैसा कि मैं बोल रहा हूं, मैं कल आपको इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़ाऊंगा और एक डायरेक्ट का शॉर्टकट। इतने सारे लेजर नहीं बनाएंगे, वो कृष्णा सर मेथड बोलेंगे हम उसको। इतने सारे लेजर नहीं बनाएंगे हम, बड़ा फटाफट बनाएंगे, और आपको पता चलेगा कि आपने डायरेक्ट मेथड ही फॉलो किया है और आपने 41,500 आंसर निकाला है। डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करके 41,500 आंसर निकलेगा, इतना सब लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। कैसे क्या बटिए मैं कल बताऊंगा, आज नहीं। उसके लिए पहले इनडायरेक्ट समझना पड़ेगा वो शॉर्टकट लगाने के लिए, फिर हम वो शॉर्टकट अप्लाई कर पाएंगे, वो शॉर्टकट अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? हाँ या ना? तो आज मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। डायरेक्ट मेथड आज हमने पढ़ा है, इनडायरेक्ट मेथड कैसी होती क्या होती कल बताऊंगा सेम क्वेश्चन में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।